वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो हमारी फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चनों वाली सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर 8। दोस्तों इसके अंदर भी हमने अच्छे यानी 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लें, क्योंकि जो सभी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपकी एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा सकते हैं। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं भी आते हैं तो भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित मिलेंगे। तो आप दोस्तों हर क्वेश्चन को सोल्व करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्जाम में लिए हुए हैं, वही हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं इन क्वेश्चनों में। तो आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ें और हर क्वेश्चन को सोल्व करें और वीडियो को पूरा देखें। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दिया है कि 200 वाट एवं 100 वाट शक्ति के वाले दो बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 हैं। दोनों बल्ब समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। तब यानी दोस्तों हमें बताना कि कोई दो बल्ब दिए हुए हैं, उनकी जो पावर है यानी शक्ति का मान है वो पहले की 200 वाट है और दूसरे बल्ब की 100 वाट है, और इनका जो प्रतिरोध है पहले का R1 दूसरे का R2 है। और यदि इन दोनों बल्बों को समान वोल्टेज पर लगाया जाता है यानी समान वोल्टता पर लगाया जाता है, तो हमें बताना है कि जो इनका प्रतिरोध होगा उनके अंदर संबंध क्या होगा, यानी R1 और R2 में संबंध बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है V² अपॉन में R होता है। दोस्तों एक फार्मूला और होता है इसका I² अपॉन R, लेकिन यहाँ पर इसका अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये समान वोल्टेज पर है। यदि इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यानी इसके अंदर यदि अपन V का मान कांस्टेंट मानते हैं तो जो हमारा पावर का मान होता है दोस्तों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा P1 अपॉन P2 का जो मान हो जाता है दोस्तों हमारा R2 अपॉन R1 के इक्वल हो जाता है। और P1 और P2 का मान अपन यदि रख देते हैं तो R2 अपॉन R1 का जो मान हमें प्राप्त होता है वो P1 का मान यदि अपन 200 रखेंगे और R2 का मान यानी P2 का मान यदि अपन 100 रखेंगे तो R2 अपॉन R1 में हमें प्राप्त हो जाता है 2/1। तो दोस्तों अपन यहाँ से देखते हैं कि जो R2 का मान है वो R1 से 2 गुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो R2 का मान हो जाएगा वो R1 से 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुआ है वो R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ है 2/1। यानी यदि R1 का मान 1 है तो R2 का मान 2 है, यानी R2 का मान R1 से 2 गुना में प्राप्त हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। दिया है यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई सदिश हो तो इनके अंतर का परिमाण होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई दो सदिश है, मान लो ए व बी हैं, वो दोनों इकाई सदिश है, यानी इनका मैग्नीट्यूड का मान कितना है 1 है, और इनका जो योग दिया हुआ है दोस्तों वो भी हमें इकाई सदिश दिया हुआ है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। और ज्ञात करना हमें a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका मान हमें पूछा गया है। दोस्तों हम जानते हैं जो इसका इनकी योग का जो मैग्नीट्यूड होता है a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा क्या होता है 2ab कोस थीटा क्या होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन थीटा कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, यानी a प्लस बी का स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू जाएगा a² का मान 1 और b² का मान 1 और 2ab है तो इसका मान हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस थीटा। तो इस इक्वेशन से अब यदि अपन कोस थीटा के इक्वल निकालेंगे तो दोस्तों कोस थीटा इक्वल टू जाएगा हमारा माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस के हो जाएगा और ये इसके डिवाइड भी हो जाएगा। तो दोस्तों कोस थीटा का मान हमें माइनस का 1/2 प्राप्त हो गया। तो अब हम इनके अंतर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यानी कि इसका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस का b² माइनस के 2ab कोस थीटा होता है 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों यदि a² का मान 1 रखेंगे b² का मान भी 1 रखेंगे
और -2। ए बी का मान भी हमारा 1 ही हो जाएगा और ये है cos थीटा का मान होता है -1/2। तो दोस्तों यहाँ से 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 और 1 हो जाएगी 3। तो यानी कि दोस्तों a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें 3 प्राप्त हुआ है। तो a माइनस बी का यदि अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 3 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों दो इकाई सदिश हों, यदि उनका योग भी इकाई सदिश हो तो इसका जो अंतर का मैग्नीट्यूड होगा यानी जो परिमाण होगा वो होगा हमारा √3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस की वायु में रखने पर 10 मिनट में एक वस्तु का ताप 60 डिग्री सेल्सियस से घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अगले 10 मिनट में उसका ताप होगा यानी टेम्परेचर होगा। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई मीडियम है, उसके अंदर जो वायु है उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका जो टेम्परेचर है वो 10 मिनट के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस से घट कर के 50 हो जाता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर की कमी आ जाती है। और हमें बताना कि अगले सेकंड के अंदर उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों यानी कि याद रखना, तो शीतलन का नियम है वो हमें क्या कहता है, जो विकिरण का शीतलन का नियम है उसके अनुसार यदि कोई माध्यम है और उसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, इसके टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट अधिक होता है यानी कि अंतर अधिक होता है, तो वस्तु के ठंडे होने की दर होती है दोस्तों वो अधिक होती है, यानी d(θ/dt) होती है उसका मान अधिक होता है। यदि माध्यम का और वस्तु के टेम्परेचर के अंदर यानी डिफरेंट होता है वो कम होता है, यानी कि इनका अंतर कम होता है, तो जो ठंडे होने की दर होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कि शुरुआत में जो हमारा माध्यम था यानी जो वायु थी और जो वस्तु थी उसका जो टेम्परेचर में अंतर था दोस्तों हमारा 30 डिग्री सेल्सियस था, यानी इसके ठंडे होने की दर अधिक थी, तो वह 10 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया यानी 60 से 50 हो गया। लेकिन दोस्तों अगले 10 सेकंड बाद ही में अपन देखते हैं कि 50 डिग्री और 30 के अंदर जो अंतर है दोस्तों वो 20 का ही रह जाता है। तो अगले 10 सेकंड के अंदर जो इसकी ठंडे होने की दर होगी दोस्तों वो कम हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम न होकर के 9 पॉइंट कुछ यानी रहेगा, यानी 9.5 मान लेते हैं, यानी कि पूरा 10 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होगा क्योंकि इसके ठंडे होने की दर थी वो कम हो गई, क्योंकि माध्यम और जो हमारी वस्तु थी उसका टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट कम हो गया। तो यानी कि इसका टेम्परेचर फिर 50 से दोस्तों गिरकर 40 नहीं होगा बल्कि 40.5 होगा, क्योंकि यदि अपन 50 में से 9.5 घटाएंगे तो 40.5 ही बचेगा। और दोस्तों यह मान हमारा 40 से अधिक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो टेम्परेचर होगा अगले 10 सेकेंड के अंदर वह 40 न होकर के 40 से अधिक ही रह जाएगा, क्योंकि जो शीतलन की दर थी यानी कि ठंडे होने की जो दर थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो हमारा माध्यम था और वस्तु थी इसका जो टेम्परेचर था इसके डिफरेंट में कमी हो गई थी, इसके कारण ठंडे होने की दर कम हो गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक पिंड वर्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, इसकी गति होगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई एक कण है यानी एक पिंड है वो एक समान चाल से किसी वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो हमें बताना है कि इसकी जो गति होगी तो वो कौन सी गति होगी। दोस्तों याद रखना यानी कि यह जो कण है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोहरा रहा है, यानी कि दोस्तों आवर्ती कर रहा है, तो इसकी जो गति होगी वो आवर्त गति होगी हमारी। लेकिन दोस्तों जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है यानी सरल आवर्त गति क्या होती है कि उसके अंदर जो कण होता है एक सीधी रेखा में और एक जो हमारा बिंदु होता है इसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे किसी सरल रेखा में गति करता है, यानी कि ये होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी यानी कि जो कण है वो हमारी सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है बल्कि वर्तीय पथ पर गति कर रहा है। लेकिन सरल आवर्त गति के अंदर जो कण होता है वो किसी बिंदु के इर्द गिर्द क्या होता है किसी सरल रेखा में गति करता है, यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लेकिन इस कारण जो हमारी ये गति होगी दोस्तों ये आवर्त गति तो होगी लेकिन हमारी सरल आवर्त गति नहीं होगी, क्योंकि यह सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है बल्कि आवर्त गति है, क्योंकि यह किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरा रहा है। यानी मान लो टी समय में अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेता है तो अगले टी सेकंड में दूसरा चक्कर पूर्ण कर लेता है, अगले टी सेकंड में तीसरा चक्कर। तो इस कारण यदि कोई पिंड एक समान चाल से वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति आवर्त गति होगी, लेकिन जो हमारी सरल आवर्त गति नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्सर्जित कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। यानी दोस्तों हमारी कैथोड किरणें होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें बताना है किस पर निर्भर करती है, सिर्फ वोल्टेज पर या कार्यफलन पर या दोनों पर, या यह किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों याद रखना, जो उत्सर्जित कैथोड किरणें होती है उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो वोल्टेज और कार्यफलन दोनों पर निर्भर करती है। यदि वोल्टेज का मान यदि बढ़ा दिया जाता है तो जो गतिज ऊर्जा का मान होता है दोस्तों वो हमारा वो भी अधिक हो जाता है। यदि कार्यफलन का मान अपन कम कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है कैथोड किरणों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, जो हमारी वोल्टेज और जो कार्यफलन होता है दोनों पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कैथोड किरणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमारी दोनों पर डिपेंड करेगी, ए एवं बी, यानी कार्यफलन एवं वोल्टेज पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तब चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान होगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई पिंड है, उसका जो द्रव्यमान है यानी कि इसका जो मास है वो पृथ्वी पर m है और चंद्रमा की सतह पर हमें इसका मास बताना है कितना होगा। दोस्तों याद रखना, कोई भी वस्तु हो वो यदि पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या किसी अन्य उपग्रह पर हो या किसी निर्वात में हो या किसी अन्य माध्यम में हो, उसका जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत होता है, क्योंकि द्रव्यमान होती है वो एक संरक्षित राशि होती है। इसको न तो चेंज किया जा सकता है, न ही इसको वृद्धि की जाती है, न ही कमी। यानी द्रव्य का मान हर माध्यम में समान होता है। दोस्तों चेंज होने वाली राशि होती है वो होती है हमारी वेट, यानी इसका भार, क्योंकि भार होता है द्रव्यमान इंटू हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि हमारी पृथ्वी पर g है तो चंद्रमा पर हो जाता है g/6। तो यानी कि इसका भार का मान दोस्तों पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर यानी 1/6 गुना हो जाता है। बल्कि जो इसका मास होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, वो हमेशा नियत रहती है। तो इसका द्रव्य का मान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कोई पिंड है, यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान m होगा, क्योंकि द्रव्यमान है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा नियत रहता है, ये एक संरक्षित राशि है। बल्कि जो चेंज होने वाली राशि होती है वो भार, यदि भार पूछता वो जाता हमारा W/6 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए। यानी दोस्तों यदि हमें कोई अवरोध के द्वारा विवर्तन को प्राप्त करना है तो हमें बताना है इस अवरोध का आकार कितना चाहिए। दोस्तों विवर्तन क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि वह किसी अवरोध के किनारे से टकरा कर इसकी छाया वाले भाग में यदि प्रकाश आ जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो यह घटना हमारी विवर्तन कहलाती है। दोस्तों विवर्तन की घटना कब होती है, जब ये जो हमारा अवरोध होता है यानी कि जो कोई दीवार होती है, अवरोध होता है, इसकी वेवलेंथ इस प्रकाश की वेवलेंथ के समान होती है, यानी कोई भी तरंग हो इसकी वेवलेंथ के समान होती है, तभी हमारी विवर्तन की घटना होती है, या लगभग समान हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी विवर्तन प्राप्त करने के लिए जो अवरोध का आकार होना चाहिए दोस्तों वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समान हो चाहिए। यानी जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो और अवरोध की जो वेवलेंथ है उन दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी विवर्तन की घटना यानी कि जो हमारा डिफ्रैक्शन हमारा प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है कि असमान परिच्छेद की क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है तो नली के संकीर्णतम भाग में जल का वेग अधिकतम होगा, दाब न्यूनतम होगा, या दाब अधिकतम होगा वेग न्यूनतम होगा, या दाब एवं वेग दोनों अधिकतम होंगे। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई असमान अनुप्रस्थ काट वाली कोई नली है, यानी असमान परिच्छेद वाली कोई नली है और उसके अंदर से जल प्रवाहित हो रहा है, तो हमें बताना है कि इसका जो संकीर्ण भाग होगा यानी कि इसका सकड़ा भाग होगा, सबसे पतला भाग होगा, वहाँ पर हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी का मान और प्रेशर का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। दोस्तों याद रखना, किसी नली में यदि जल प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई भी द्रव्य प्रवाहित हो रहा है, तो उसके किसी नली के किसी भी भाग के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका एरिया और उस एरिया से जो द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का गुणन का मान होता है दोस्तों वो नियत होता है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी का मान नियत रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो एरिया है दोस्तों वो वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों यानी कि एरिया समानुपाती हो जाएगा 1/v।
तो दोस्तों जहाँ पर एरिया का मान कम होगा वेलोसिटी का मान अधिक होगा, और जहाँ पर एरिया का मान अधिक होगा वहाँ पर वेलोसिटी का मान कम होगा। हमें पूछा गया है संकीर्णतम भाग पर, यानी कि जहाँ पर क्षेत्रफल कम है यानी नली सकड़ी है, तो यानी कि दोस्तों एरिया का मान कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी का मान अधिक हो जाएगा, यानी वेग का मान अधिकतम होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जिस स्थान पर वेलोसिटी का मान अधिक होता है वहाँ पर प्रेशर का मान कम होता है। दोस्तों जो बर्नौली थ्योरम होती है वो हमें यही बताती है कि यदि किसी भी लिक्विड का वेलोसिटी का मान अधिक होती है किसी स्थान पर, तो उस स्थान में जो प्रेशर होता है उसका मान कम हो जाता है। तो यानी कि आंधी के समय में यदि वायु का यानी कि दोस्तों वो अधिक रहता है वेलोसिटी, तो उस समय प्रेशर का मान कम हो जाता है। यानी कि याद रखना कि वेलोसिटी का मान अधिक होने पर प्रेशर का मान कम हो जाता है। तो इस कारण यदि संकीर्ण भाग में अपन देखते हैं कि वेलोसिटी का मान अधिक होगा और वेलोसिटी का मान अधिक होने के कारण प्रेशर का मान न्यूनतम होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेग अधिकतम होगा एवं दाब न्यूनतम होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल के बीच के क्षेत्रफल से, या वेग समय ग्राफ की ढाल से, या दूरी समय ग्राफ की ढाल से। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई किस पिंड है जो गतिशील है उसका एसिलरेशन हमें ज्ञात करना है, वो अपन किस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना एसिलरेशन का जो संबंध होता है ए इज इक्वल टू होता है वी अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी एवं टाइम की ग्राफ से ही अपन एसिलरेशन को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यानी कि ये हो गई हमारा वी, और यानी कि है वेलोसिटी और समय के ग्राफ मध्य ग्राफ। और दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो एसिलरेशन होता है वो वेलोसिटी और समय के अंतर के बराबर होता है, यानी कि इसके अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों यदि अनुपात है तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि इसको ढाल होगी, उसी से अपन एसिलरेशन को निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि कोई राशि है वो हमें ज्ञात करनी है और जिन राशियों के मध्य हमें कोई ग्राफ दी हुई है वह उसके गुणन से प्रदर्शित होती है, तो वह उसके एरिया से निकाली ले जाती है यानी क्षेत्रफल से। यदि उनको अनुपात से व्यक्त किया जाता है तो उसकी जो स्लोप होती है यानी ढाल होती है उससे अपन ऐसे यानी कि उस राशि को मान निकाल सकते हैं। यानी कि जो एसिलरेशन होता है वो वेग एवं समय के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों इस कारण जो वेलोसिटी और यदि समय के मध्य ग्राफ है तो अपन कह सकते हैं कि जो इनके मध्य यानी ग्राफ की जो स्लोप होगी वहाँ से अपन इसका त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी वेग एवं समय ग्राफ की जो ढाल होगी वहीं से अपन यानी जो हमारा एसिलरेशन है उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी विमीय सूत्र ml-1t-2 किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता। यानी दोस्तों मेरे को विमीय सूत्र दिया हुआ है ml-1t-2, यह जो होता है यानी किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता है। यानी दोस्तों हमारा जो दाब होता है यानी प्रेशर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। और दोस्तों जो प्रतिबल होता है उसका फॉर्मूला भी हमारा एफ अपॉन ए ही होता है प्रतिबल का। और जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिबल अपॉन में विकृति। दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारी याद रखना विकृति होती है वो एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि विकृति का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल होता है, यानी लेंथ होती है उसके अंदर लेंथ का ही भाग दिया जाता है, यानी लंबाई का लंबाई से डिवाइड करते हैं तो हमारी यह विमाहीन राशि प्राप्त होती है। इस कारण जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा उसकी विमा भी हमारी प्रतिबल की विमा की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि प्रेशर, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा होगी वो हमारी तीनों की समान होती है, और विकृति की विमा होती है वो एक विकृति हमारी विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इन तीनों की विमा समान होगी और वो हो जाएगी ये वाली ml-1t-2। और जो विकृति है हमारी यह एक विमाहीन राशि होती है, तो ये वाली विमा विकृति की नहीं होगी, यही हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है यानी समाप्त होता है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों को सभी को दोस्तों सब्सक्राइब कराएं और चैनल को हमारे को सभी जगह शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों।